मणिपुर में सेना के जवानों पर उग्रवादी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, गुस्सा है। इस हमले की जिम्मेदारी दो उग्रवादी संगठनों ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने ली है। और इनमें से पीएलए के तार पड़ोसी देश चीन से जुड़ रहे हैं। उसी चीन से फंडिंग होती है और पड़ोसी देशों बांग्लादेश, म्यांमार के इस संगठन के ट्रेनिंग कैंप भी यहां मौजूद हैं। बांग्लादेश में, म्यांमार में और बॉर्डर के पास इनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। आतंकी हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान हमारे शहीद हो गए। और यही नहीं, उग्रवादियों ने मेजर विप्लव के साथ मौजूद उनकी पत्नी और उनके मासूम बेटे को भी गोलियों से छलनी कर दिया। और ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज रायगढ़ कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। उग्रवादियों के हमले में कर्नल समेत 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं और इस हमले में कर्नल विप्लव की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। रक्षा मंत्री ने कहा है, हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह का इस हमले के बाद बयान सामने आया कि दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे उन जवानों के जो शहीद हो गए इस हमले में। और बताया जा रहा है कि अम्बुश के जरिए ये अटैक किया गया, प्री प्लान था सब कुछ, जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे जुड़ रही हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। सुप्रिया, क्या जानकारी मिल रही है? उनके पार्थिव शरीर कब तक पहुंच रहा है वहां और फिर उनके पैतृक के गांव के लिए भी निकलेगा? क्या कार्यक्रम है आज पूरा? जी देखिए, कर्नल विप्लव त्रिपाठी जिस तरीके से हमले में शहीद हो गए, उनका परिवार भी शहीद हो गया है, तो जो पार्थिव शरीर है उनका वो आज शाम को रायपुर एयरपोर्ट पर लाने की जो सूचना है वो मिल रही है। वहीं इस जो पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उन्हें पैतृक गाँव पहुँचाया जाएगा। आज शाम को उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पर पहुँचेगा, जहाँ पर सोमवार को राजकीय शोक के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनके जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। आपको बता दूं कि जो विप्लव त्रिपाठी कर्नल थे और वो रायगढ़ जिले के रहने वाले थे, वो अपनी माँ से कहा करते थे कि वो जब रिटायर होंगे तो रायगढ़ में ही बस जाएंगे। और जो उनके भाई है, शहीद विप्लव त्रिपाठी के जो भाई हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल ही है। तो इस तरीके से उनके भाई भी सेना में पदस्थ थे। उनके जो पिता है सुभाष त्रिपाठी, वो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं। और जैसे ही ये सूचना मिली उनके परिवार वालों को, उनके जो भाई, छोटे भाई जो छुट्टी पर आए थे, वो सीधे मणिपुर के लिए रवाना हो गए और सीधे जो है पार्थिव शरीर को लेकर के यहाँ रायपुर आने वाले हैं। और रायपुर लाने के बाद फिर सीधा उनका जो पार्थिव शव है वो सीधा रायगढ़ के लिए जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ स्तब्ध है। इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है और जवान की शहादत को लेकर कहा है कि जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इस तरीके से ऐसा पहली बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है जब जवान के साथ उनका परिवार भी शहीद हो गया। जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि जवान गश्त पर निकले थे और गश्त पर निकले थे तो अपने परिवार वालों को भी लेकर गए थे। तो इस दौरान ये हादसा हुआ और घटना काफी दुखद है, जिसका पूरे जो छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं, या मुख्यमंत्री की बात करूं या राज्यपाल की बात करूं, सभी लोग इस घटना को लेकर के दुख जता रहे हैं। बिल्कुल, और आप जैसा बता रही हैं कि आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा उनके पैतृक निवास पर और फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। जाहिर तौर पर सुप्रिया, जैसा आप बता रही हैं, ये बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत आक्रोश है इसे लेकर। कुछ ही दिन पहले परिवार उनके साथ था दीपावली मनाने के लिए और ये एक ऐसा दुख जो शायद वो भूल ना पाए, क्योंकि अब ये परिवार साथ में नहीं होगा। कर्नल नहीं होंगे, उनकी पत्नी नहीं, और उनका बेटा, वो मासूम भी इस हमले में नहीं रहा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी है उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही वो रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद रायगढ़ में ही बसना चाहेंगे, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। उन्होंने माँ को वादा किया था कि वो घर वापस आएंगे और वहीं पर बसेंगे। आपको बता दूं कि उनका जो छोटा भाई है वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में मणिपुर में ही पदस्थ है और वो शुक्रवार को छुट्टी पर आए थे और छुट्टी पर आए थे उसके बाद जैसे ही छुट्टी पर आए थे वो अपने परिवार वालों के साथ खाने के लिए बैठे थे और उसके बाद
ये दुखद सूचना उन्हें मिली तो सीधे वो मणिपुर के लिए रवाना हो गए और इस घटना से उनका पूरा परिवार स्तब्ध है, क्योंकि जिस तरीके से माँ टकटकी लगाए अपने चलिए सुप्रिया, हम आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। और जैसा कि सुप्रिया मेरी सहयोगी पूरी जानकारी हमें देते हुए, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करेंगे। इस पूरे हमले को हम जिस तरीके से देखें, संजय सोई सर हमारे साथ हैं और JKS परिहार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया है और शायद ये पहली बार हुआ होगा कि जब हमारे जवान के साथ परिवार को भी टारगेट किया गया है। ये कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी तो ली है। संजय सोई सर, आपसे ये सवाल है, लेकिन उन्होंने इस बात से मना किया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि फैमिली साथ में। क्या ये बात विश्वास करने लायक है सर? क्योंकि जिस तरीके से अम्बुश लगाया गया, इतना टारगेट को, इतना फिक्स जिसको कहते हैं, फिक्स टारगेट के तहत ये हमला किया गया, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, क्योंकि मैं खुद नागा रेजिमेंट से हूं और मेरे ट्रूप्स नागालैंड से हैं। और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि परिवार के ऊपर हमला किया जाए जी। अगर परिवार साथ में होता है तो वो खुलेआम जाते थे, चर्च भी जाते थे, हम लोग जैसे कहीं भी हैं, तो किसी प्रकार का हमला नहीं होता है। तो ये जो पहली बार इस तरह से देखा गया कि उनके पत्नी और बेटे भी अम्बुश के शिकार हुए हैं, तो या तो उनकी वैल्यूज जो अभी करने वाले हैं, उनकी वैल्यूज डाउन हो गई हैं, अभी उनके सोचने का तरीका अलग हो गया है, और इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो उनका संगठन है वो ये कह रहे हैं बार बार कि वो हमें इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि पत्नी और बेटा भी साथ में है। बिल्कुल। और परिहार सर, आपसे भी इस पर हम रिएक्शन चाहेंगे। क्या इस तरीके के हमले को हम कैसे देखें? ये जिसे ग्रूसम हम कह सकते हैं, कट्टर से कट्टर, ये वैसा हमला है और हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि फैमिलीज पे कभी अटैक हुए नहीं है, और इस बार जैसा अटैक हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी खाली प्रीपैक की ही नहीं है, उसमें म्यांमार के ग्रुप्स और चाइनीज ग्रुप्स भी शामिल हो गए हैं। और जिस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग पे अटैक्स हम लोग कर रहे हैं, तो ये कुल मिला के एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और हमारे फोर्सेस का नॉर्थ ईस्ट में मोरल डाउन करने की प्रीपैक की तरफ से कोशिश हो रही है, जो लगातार होमलैंड और इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते रहे, और उनको अभी तक जो है कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है अभी उनको दूसरे टेररिस्ट ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में है और चाइना और म्यांमार से, उससे उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल। संजय सोई सर, और सर आपसे ये हम जानना चाहेंगे, थोड़ा म्यांमार बॉर्डर की यहाँ पर हम चर्चा कर लें, तो ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि ये इलाका जो है, ये जो बॉर्डर है, वो कितना सेंसिटिव है, और हमारे जवानों के लिए भी ये कितना चैलेंजिंग पोस्ट होता है। जब उनकी तैनाती वहां पर होती है तो ये सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर के तौर पर, तैनाती के तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल, ये जो बात है, बिल्कुल आप बहुत ही सही सवाल पूछा है, क्योंकि ये वाकई में एक तो बॉर्डर पास में है, और जो आज भी भारत की सेना ने और असम राइफल ने वहां पर भी ब्लॉक लगा दिए, ताकि एम्बुश करके जो अपराधी हैं ये भागकर बर्मा में, म्यांमार में शरण न ले लें। और वो जो इलाका है, बहुत घने जंगल है, तरह तरह के लीचेस, मच्छर, और बहुत ही विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, अंदर पेट्रोलिंग बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे इलाके में जो हमारे असम राइफल हैं और सेना के लोग वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, और वाकई में जिसको कहना चाहिए कि जो ब्लॉक लगाए हुए, और जरूरत पड़ेगी, जैसे पूरी इंटेलिजेंस ली जा रही है, और इसका जो बदला लिया जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। भारत की सेना और असम राइफल बहुत स्ट्रांग है, और ये जो अपराध उन्होंने किया है, एक कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए हैं, साथ में 4 जवान शहीद हुए हैं, और पूरे भारत से वो जवान हैं, और साथ में उनकी पत्नी और बच्चा शहीद हुए। इनका बदला तो लिया ही जाएगा, चाहे वो, मैं तो ये, और वो बदला से सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही वो बदला होना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो जहां भी शरण लेंगे, अगर पार जाके बर्मा में भी लेते हैं तो बर्मा की सरकार के साथ बातचीत है हमारी, और वहां पर जाकर भी उनका खात्मा किया जाएगा। बिल्कुल। परिहार से 2015 में भी एक ऑपरेशन किया गया था, और उस ऑपरेशन में जो उनके कैंप्स थे,
उस पर स्पेसिफिक अटैक इंडियन आर्मी ने किया था और उसे बहुत बड़ी सफलता माना जाता है। क्या उसी स्ट्रैटेजी के तहत अब कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के हमले को बिल्कुल भी हल्के तौर पे तो लिया ही नहीं जा सकता, बल्कि एक सीख भी देना बहुत जरूरी है आतंकियों को। जी हाँ, आप देखिए 2015-16 का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो इंडियन आर्म फोर्सेस ने म्यांमार में जाके करके इनके सारे जो वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स और आउटफिट्स वगैरह थे उसको डिस्ट्रॉय किया था। अब अभी हाल फिलहाल म्यांमार में जो सरकार है वो जुंटा सरकार है और उससे हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मगर अभी उतने स्ट्रांग नहीं है जितने की पहले डेमोक्रेटिक सरकार से थे। अब टाइम आ गया है कि हमें जो है अब ऑल आउट एफर्ट्स करके ये जो आउटफिट है इनकी कोई संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 200 से 500 के करीब है, मगर इनको वेपन्स इत्यादि जो हैं इन्होंने पहले म्यांमार के जो टेररिस्ट ग्रुप थे उनसे ही हार्ड कैश लेके करते थे। चाइना का भी सपोर्ट है, बांग्लादेश में कुछ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISI और दूसरे लोगों से मिक्स्ड है वो, क्योंकि जैसा कि अभी बताया संजय सोई साहब ने कि ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका इतना घने जंगल, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है और शाम जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से इसकी आतंकवादी जितने भी टेररिस्ट आउटफुट और ये मिलिटेंट हैं इनको ऑपरेट करने में इजी होता है। मगर अब समय आ गया है कि हमें जो है इसको एक आइसोलेटेड सिर्फ मणिपुर की बात करके ही नहीं करना है, क्योंकि ये सारे ग्रुप जो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में एक्टिव हैं म्यांमार और दूसरे सपोर्ट से, इसको अब हमें बहुत ही सख्त रुख लगा के पूरी बड़ी एक्शन करने की जरूरत है। संजय सोई सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो PLA है उसे फंडिंग है चाइना की तरफ से, और इस हमले को हम कैसे देखें? लद्दाख, अरुणाचल और अब मणिपुर, क्या बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चीन हमें चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल अभिलाषा, जो ये है बात बहुत सही बात है आपकी, क्योंकि जो चीन का जो उद्देश्य रहता है कि सीमा पर लड़ाई जो बाद में हो, पहले ही भीतर में गड़बड़ करके, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे ये नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हो या पाकिस्तान को पंप अप करके वहां के मिलिटेंट्स को सपोर्ट देता रहा है। और जब भी भारत UN में गया, चाइना ने मिलिटेंट्स की जो उनको बैन लगाने का, रोक लगाने की कोशिश की है। तो ये सब चीजें जो है चाइना, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि आज जिस प्रकार का माहौल है तो चाइना की पूरी सपोर्ट और फंडिंग इनको आ रही होगी, और जो ट्रेनिंग है, हथियार है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये सभी सपोर्ट इनको मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एज पर द स्ट्रेटेजी चाइना का रहता है कि लड़ाई बिना लड़े जीती जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे वो काफी यकीन करते हैं और ये भी एक उसका हिस्सा है कि भीतर से एक तरह से गड़बड़ की जाए। अभिलाषा जी बिल्कुल, और जैसा कि हम म्यांमार के साथ अपने रिश्तों की बात भी कर रहे थे, तो परिहार सर, ये समझना बेहद जरूरी है कि अब डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। ऐसे में जो हमारे डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगे या हमारा जो मिलिट्री एक्शन होगा वो किस तरीके से लिया जाए, क्योंकि अब ये इतना बड़ा हमला है कि इसे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाएगा कि किस तरीके के चैलेंजेस हमें म्यांमार बॉर्डर पर मिल रहे हैं। मैं लौटूंगी परिहार सर आपके पास, कनेक्शन जैसे ही हमारा फौरन दुरुस्त हो जाता है। सोई सर, आप क्या कहते हैं इसमें? अब भारत को इसमें, परिहार सर जुड़ गए। परिहार सर, ये सवाल मेरा आप ही से था। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है फंडिंग वगैरह का, तो डेफिनेटली पहले ये ऑर्गेनाइजेशंस जो थे ये एक्सटॉर्शन करते थे मार्केट से और गवर्नमेंट सर्वेंट से भी 1 to 2% लेते थे, पर पिछले 1 दशक से इनका फंडिंग इन्होंने ये बंद कर दिया है और अब ये एक तरह की वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की बात करते हैं, जिसमें होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस, वो सारे उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बना रखे। पर इनको पूरा सपोर्ट मैं समझता हूँ चाइनीज का है, क्योंकि इनकी बेसिक आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट रिलेटेड ही है और चाइना को, जैसा भी अभी जनरल सोई ने बताया कि बिना लड़े लड़ाई जीतने के वो कोशिश करते हैं, तो इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हमें जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे तो करना ही चाहिए। रहा सवाल म्यांमार की वर्तमान सरकार से, डेफिनेटली हमारे उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है जितने डेमोक्रेटिक आउटफिट से थे, मगर मैं कहूंगा कि भारतीय विदेश नीति ने बहुत ही संयम से काम लिया और इनसे 1 साल में इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं गए और ग्रेजुअली हमने इंटरनल इनसे रिलेशंस डेवलप किए हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि म्यांमार की वर्तमान सरकार जो है इसमें भारत के खिलाफ जाएगी, यद्यपि उनका चाइना के प्रति झुकाव है, मगर वो पूरी तरह से चाइना को अपने स्पेस नहीं देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी इसमें
सफल हो सकती है कि हम म्यांमार की सरकार को भी कन्विंस कर सकें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है न केवल भारत के लिए बल्कि म्यांमार में भी जो टेररिस्ट आउटफिट है उनके सपोर्ट करते हैं तो उनको भी ये नुकसान पहुंचाएंगे। और सर ये इनपुट्स आ रहे हैं कि जो हमला हुआ है और वो जो आतंकी हैं वो सीमा पार से आए हैं। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये अंदरूनी हमला था या भारत के सीमा के अंदर के लोगों का इसके पीछे हाथ था। ये सीधे तौर पर इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकी बाहर से आए थे। तो संजय सोई सर, ऐसी स्थिति में अब आपको क्या लग रहा है, क्या कदम होगा भारतीय सेना का और किस तरीके से इस मामले में जो अब एक्शन जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रांग और स्ट्रेट एक्शन लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अभिलाषा, जैसे एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे कल परसों भी सीडीएस का बयान भी आया था कि चाइना भी एनिमी नंबर 1 है। तो चाइना हर तरह से कोशिश कर रहा है और वहां पर भी उन्होंने ये बोला था कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। यहां पर जो एक्शन वाली बात है, एक्शन तो एक तरह से जिसको कहना चाहिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल होना चाहिए कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी सजा मिलेगी और ये चीज की सजा ऐसी होगी कि इतना महंगा पड़ेगा आप लोगों को कि अगली बार आप हिम्मत ना करें इस तरह की कार्रवाई करने का। ये कमांडिंग ऑफिसर और एक जवानों के ऊपर जो आपकी रक्षा के लिए वहां पर है, जो मणिपुर की रक्षा के लिए वहां पर है, और उनके ऊपर हमला करके वहां पर उनके मारा जाए। तो ये चीज जो है इसका लेसन, चाहे जैसा मैंने पहले कहा आपका भी ये विचार है, जब परिहार का भी ये विचार है कि जरूरत पड़े कि सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, जहां पर भी होंगे, जहां छुपे होंगे, जिस बिल में छुपे होंगे वहां जाके उनको मारा जाए। बिल्कुल, और भारत वो मादा रखता है कि अपने दुश्मनों को लेसन दे सके, सीख दे सके। थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे परिहार सर कि कहते हैं कि म्यांमार हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ही अहम है क्योंकि ना सिर्फ जमीन से बल्कि समुद्र से भी हमारी सीमा उससे लगती है। ऐसे में इस हमले के बाद हम रिटेलिएट करेंगे, जाहिर तौर पर हम रिटेलिएट करेंगे, हम एक्शन लेंगे ही लेंगे। क्या लगता है इसका असर इससे चीन बौखलाएगा? सर, चीन जरूर बौखलाएगा। देखिए, चीन का तो बौखलाना वाजिब है क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो अभी पीएलए प्रीपैक की हो रही है इसमें चीन का पूरा हाथ है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। चीन जो है वो हमेशा कुछ ऐसी हरकत करता है कि ताकि वो डाइवर्ट अटेंशन यहाँ मणिपुर, मिजोरम और पूरे इस इलाके में करे, जिसमें नागालैंड भी शामिल है। तीनों में एक साथ ही लिंक करता हूँ। और वो अपनी एक्टिविटी जो है अरुणाचल बॉर्डर पे, भूटान के, सिक्किम के, उसमें वो वहाँ एक्टिव एग्रेसिव अपनी पोजीशंस करेगा। अब इसमें म्यांमार गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है तो म्यांमार से तो हमारा भी कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चल नहीं रहा है। फिर म्यांमार एक तरह का, मैं कहूंगा, एक बफर कंट्री बनता है जो नॉर्थ से, जो म्यांमार के इलाके से चाइना नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने की कोशिश करे अरुणाचल को छोड़ के, तो वो उसमें हम उनको यहाँ पर कंटेंट कर सकते हैं। हमारे लिए दूसरा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के, जिसमें पूरा कंबोडिया, थाईलैंड इत्यादि देश आते हैं, उसके लिए भी म्यांमार जो है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, जो म्यांमार से होती हुई इन देशों तक जाएगा ट्रेड के लिए, और आगे स्ट्रेटेजी भी अगर देखिए तो म्यांमार जो है वो अंडमान मलेका स्ट्रीट से भी उसका काफी क्लोज होता है। तो म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी और आज के लिए भी। हमारे रोल जो क्वाड में है उसके लिए, और हमारी वे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए। तो म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे होना बेहद बेहद जरूरी है, और हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए डिप्लोमेसी में कि हम चीन को वहां पर हावी ना होने दें। और तीसरा मैं कहूंगा कि जिस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें प्रीपेक इत्यादि है, इनके अगेंस्ट हमें मिलिट्री एक्शंस तो करनी ही है, साथ ही इनको सोशली भी जो है वहां की जनता से डिस्टेंस करना है, क्योंकि वहां पे ये झूठा प्रचार करते हैं कि मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और उसका इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की जो उनके कोशिशें होती हैं उसको भी हमें मेजर मीडिया प्रोपोगंडा करके और मेन मास के जो उसमें भी ये घुसने की जो इन्फिल्ट्रेट करने की प्रीपेक कोशिश करते हैं उसको भी रोकना होगा। तो हमें मल्टीपल अप्रोच करने हैं, मणिपुर में पब्लिक के साथ भी, मिलिट्री एक्शंस के साथ भी, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बेहद अहम है, और जो लोकल लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना जरूरी है, जो आप कह रहे हैं संजय सोई सर। लेकिन म्यांमार एज अ नेशन आप उसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं? अब वहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऐसे में वहां की गवर्नमेंट को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस में लेना बल्कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना, ये कितना चैलेंजिंग है और कितना आसान हमारे लिए? नहीं, ऐसा है कि भारत के जो संबंध हैं
म्यांमार से पहले अच्छे रहे हैं। भारत ने बहुत डेवलपमेंट वर्क भी किया है, वहां पे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम किया है। इस समय में थोड़ा सा सिचुएशन है, लेकिन अगर भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, पाकिस्तान के साथ भी नहीं हमारे संबंध सर्जिकल स्ट्राइक की, तो यहां पर अगर हमारे जवान और भारत के हित के खिलाफ कार्रवाई होती है तो भारत को पूरा हक है कि हम उसके लिए कार्रवाई करें, उनका बदला ले, क्योंकि एक एक जवान, एक एक जो हमारा सिविलियन है, उसकी जान की कीमत है। बिल्कुल, और देश इस वक्त यही मांग कर रहा है कि एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो और विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार और साथ ही जो हमारे जवान इस हमले में शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला हमें चाहिए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन होगा। और इस बड़ी खबर पे हम लगातार आपको अपडेट भी देंगे। आज विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार और साथ ही शहीद हुए जवानों को आखिरी विदाई भी दी जाएगी, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।